नमस्कार। नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारे छात्रों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस विद आनंद सर। दोस्तों, आज हम लोग आईपीसी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें लगभग मैं 57 क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगा पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, तो मैंने आईपीसी के 7-8 पार्ट पढ़ा दिए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हो। और आज मैं आज और आने वाले कल में इसकी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और प्रैक्टिस सेट सेकंड में वो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, सारे जो मैंने पढ़ाए थे इस ऑब्जेक्टिव पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और इसका एक बार दो बार रिवाइज अच्छे से कर लेना, ताकि सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। ज़्यादा लिखने पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इन्हीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और वो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ध्यान रखना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे प्यारे जो भी बच्चे हैं और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर कर दें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि समय से वीडियोस आपको मिलती रहें। उसके साथ साथ वीडियोस की लिंक और ये सब दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए। चलिए बच्चों, स्वागत करते हैं आपकी अपनी पीडीएफ आपके आनंद सर के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरुआत करी जाती है। थोड़ा सा मैं अभी देख लेना, मैं साइड से दिख रहा हूँ। चलिए ओके बच्चों, तो आपके सामने जो पीडीएफ दिख रही है, ये भारतीय दंड संहिता की बहुत बड़ी पीडीएफ है। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। और पहले प्रश्न में क्या कहा गया, ध्यान से देखना कि भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई है। तो जल्दी से आप सब बताइए, जो बच्चे हमारे पढ़ चुके हैं पीडीएफ को, वो पीछे के क्लासेस को, वो जल्दी से बताइए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा ताकि आप सोच समझ के टिक भी कर सकें, और अपने वीडियो में अपलोड कर दूंगा, वहाँ कमेंट जरूर किया करें। तो भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई, आपके पास 4 विकल्प हैं। 1 जनवरी 1862, 2 फरवरी 1863, 4 मार्च 1864 और 5 फरवरी 1865। चलिए बच्चों, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी जो बच्चे ऑप्शन चूज़ करो। ओके, चलिए आप लोगों ने चूज़ किया तो ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ इसका जो सही विकल्प है वो आपका आएगा। इसका जो सही विकल्प है कि भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। तो वो लागू की गई हमारी 1 जनवरी 1862 को। ठीक है, 1 जनवरी 1862 इसका सही ऑप्शन है। मैं इसके बारे में बता देता हूँ, इसके बारे में क्या है। तो 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता जो है वो विधान परिषद में वो पारित हो गई थी, और 1 जनवरी 1862 को संपूर्ण भारत में लागू हो गई थी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे हम चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर मैं कर देता हूँ। ओके, प्रश्न संख्या 2 पे मैं चलता हूँ, तो जिसमें कहा गया कि भारतीय दंड संहिता का विस्तार कहाँ तक है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता का जो विस्तार है वो कहाँ तक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग जल्दी से टिक करिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान या उपरोक्त सभी। जल्दी से ऑप्शन चूज़ करिए आपके अकॉर्डिंग, जो कहाँ तक आईपीसी लागू है। आप लोग जल्दी जल्दी चूज़ करिए क्या होगा। ठीक है, मैं आपको टाइम थोड़ा सा देता रहूँगा ताकि आप लोग सोच सकें। ओके, टाइम हो गया। देखो, उत्तर प्रदेश में भी लागू है, मध्य प्रदेश में भी लागू है, राजस्थान में भी लागू है। इस विकल्पानुसार अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, अगर मैं आपको बात करूँ कि ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, तो ऑप्शन के हिसाब से जो ये लागू होगी वो ऑप्शन इसका डी होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो रहेगा हमारा वो कितना हो जाएगा, इसका डी आंसर। तो डी आंसर ध्यान रखना, इस चीज़ को आप विशेषता ध्यान रखना कि भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत में लागू है इस समय। 31 अक्टूबर 2019 से 370 जम्मू कश्मीर में हट गई। जब ये आईपीसी बनी थी तो उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, मैंने कई बार बताया। उस समय रणवीर दंड संहिता लागू होती थी। अब वर्तमान समय में सारे प्रदेशों में, सारे राज्यों में भारतीय दंड संहिता लागू होती है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारतीय दंड संहिता के रचयिता थे। ठीक है, यानी भारतीय दंड संहिता के जो हमारे रचयिता थे वो कौन थे, आप लोग जल्दी जल्दी से क्लिक करिए। तो भारतीय दंड संहिता के रचयिता कौन थे, लॉर्ड कैनी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डेनिंग या लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको वीडियोस में पढ़ा रखा है कि इसके जो रचयिता थे या जो अध्यक्ष थे आईपीसी के, वो लॉर्ड मैकाले साहब थे। ठीक है, कौन थे हमारे, लॉर्ड
मैकाले साहब, ध्यान रखना। चलिए इसके आगे बात करते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि भारतीय दंड संहिता कहाँ लागू नहीं होती। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि भारतीय दंड संहिता उस समय जब बनी थी तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, चूँकि पुराना क्वेश्चन एक इन्होंने बताया कहाँ नहीं लागू होती थी, यहाँ थी होना चाहिए क्वेश्चन में, बट मैं आपको बता देता हूँ कि उस टाइम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, उस टाइम हमारा जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, बट वर्तमान में ये संपूर्ण भारत में लागू होती है, सारे राज्यों में लागू होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 5 कि लॉर्ड मैकाले कहाँ के रहने वाले थे। लॉर्ड मैकाले साहब कहाँ के रहने वाले थे, तो मैं आपको बता दूं लॉर्ड मैकाले साहब ब्रिटेन के रहने वाले थे। ठीक है, इनका पूरा नाम लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले था, इनको ऐसे ही बोलते हैं लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक है, 25 अक्टूबर 1800 से 28 दिसंबर 1859 ब्रिटेन के ये राजनीतिज्ञ रहे, कवि भी रहे, इतिहासकार भी रहे। चलिए इनके बारे में ज़्यादा नहीं। और इंडिया में भी ये 1800 कुछ समय के लिए भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर रहे, लॉ कमिशन का प्रधान रही है ये लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले को ही इसका अध्यक्ष बोला जाता है, फादर भी बोला जाता है आईपीसी का। ठीक है, ध्यान रखना ये ब्रिटेन के निवासी थे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपराध की परिभाषा करने वालों में कौन एक नहीं है। ठीक है, अपराध की परिभाषा करने वालों में कौन एक नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द विकल्प मैं बता दूं ऑप्शन, कैनी ने भी अपराध के बारे में परिभाषा दी, स्टीफेन ने भी दी, ब्लैकस्टन ने दी, इसमें अंबेडकर। देखो मैं ये स्क्रीन कुछ मेरे पास नोट्स हैं वो मैं शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, वो मैं लिंक यहाँ डाल दूंगा जब, ठीक है, तो वहाँ मैं इनकी परिभाषाओं में ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ, तो वहाँ पे इनकी परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो अम्बेडकर साहब थे उन्होंने अपराध की परिभाषा नहीं दी थी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अपराध की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है। अपराध की परिभाषा जो है वो भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है। चूँकि मैंने वहाँ नहीं बताया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पीडीएफ में क्वेश्चन डाला है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, ऑप्शन में आपको धारा 100 दी गई, तो धारा 100 तो मैंने आपको बताया था, धारा 100 में था शरीर की सुरक्षा में आप कब हत्या कर सकते हो, इसके बारे में कहा गया। तो धारा और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो विकल्प है वो धारा 40 है। आप ध्यान रखना इस चीज़ का, धारा 40 में इन्होंने अपराध की परिभाषा दी गई है। आप पीडीएफ से टिक करते रहो, 1-2 बार पीडीएफ को जरूर देख लेना, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो हम आपको बता दें, आप अपराध करने वाले हो कोई भी, तो कार्य या कार्य का लोप, बिल्कुल सबसे पहले कार्य के बारे में प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। लोप वो सब एक लक्ष्य होता है कि हाँ हम ये काम करने वाले हैं, इच्छा होनी चाहिए, दुराशय और क्षति, यहाँ तीनों चीज़ें होंगी अपराध में, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, यानी इसका जो विकल्प रहेगा वो उपरोक्त, यानी डी ऑप्शन उपरोक्त सही रहेगा। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ, आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ का विशेषता। कठोर दायित्व का क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कठोर दायित्व का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो देखो कठोर दायित्व मतलब जिम्मेदारी, तो कार्य ना करने पर भी आपकी जिम्मेदारी बन रही है, बिना किसी दुराशय के किए गए कार्य के लिए भी दायित्व आपका है, उपरोक्त ए और बी दोनों। तो ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा वो ए और बी दोनों। ये ऐसे प्रश्न भी आपको आते नहीं, आप लोग कहो सर ने पढ़ाया नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो इसका विकल्प होगा वो हमारा होगा उपरोक्त, और ज़्यादातर प्रश्न में ऐसे ही आंसर्स होते हैं। ठीक है, उपरोक्त ए और बी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, कि यदि इटली का रहने वाला व्यक्ति भारत में चोरी का दोषी पाया जाता है तो उस पर कहाँ केस चलेगा। इटली का रहने वाला व्यक्ति है, भारत में चोरी करता है, तो चोरी में तो भारत में की है ना उसने, ठीक है, तो जब भारत में की है, पकड़ा यहाँ जाएगा तो केस भी यहीं चलेगा। देखो अलग अलग देशों के अलग अलग नियम कानून हैं, हमारा इंडिया यही कहता है अपराध यहाँ किया है, यहाँ का है, कहीं और अपराध करे तो भी यहाँ अपराधी होगा, और बाहर का हमारे यहाँ करता है तो भी यहीं केस चलेगा। तो ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा वो हमारा विकल्प कौन सा रहेगा, इटली का रहने वाला व्यक्ति भारत में चोरी कर रहा है, और अगर भारत में चोरी कर रहा है वो, तो ध्यान रखना वो अपराध जब यहाँ किया है तो उसको सज़ा भी यहीं मिलेगी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, भारत में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि धारा 2 भारतीय दंड संहिता के तहत यदि कोई व्यक्ति भारत के अंदर अपराध करता है, तो मैंने अभी बताया है कि अपनी जो भारतीय दंड संहिता वो ये कहती है कि भारत का व्यक्ति बाहर अपराध करे, वहाँ का कानून क्या है वो मुझे नहीं पता, यहाँ का पता है कि यहाँ का व्यक्ति बाहर अपराध करे तो भी उस पर केस यहाँ चलेगा। ठीक है, और अगर बाहर का भी यहाँ कर रहा के तो भी उस पर केस यहीं चलेगा। तो ध्यान रखना धारा 2 में भारतीय दंड संहिता के तहत कोई व्यक्ति भारत के अंदर अपराध करता है तो उस पर मुकदमा कहाँ चलेगा, तो इस चीज़ को आप विशेषता ध्यान रखिए।
उस पर मुकदमा कहाँ चलेगा आपका, भारत में। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मज़ेदार चैनल को लिंक को शेयर करते रहिए सभी के बीच में, लाइक करते रहिए, कमेंट जरूर अपने ऑप्शंस को खुद से आप आंसर जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे 12वां, कि ऑस्ट्रेलिया में बैठे व्यक्ति द्वारा भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर अपराध किया जाता है तो यह किस संहिता के तहत दंडनीय होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर अपराध, यानी अपने यहाँ अपराध कर रहा है, भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य, मान लो बैंक को हैक कर रहा है या कोई कंपनी के प्रोग्रामों को हैक कर रहा है, कोई भी तो अपराध इंडिया का कर रहा है ना, तो उसकी सज़ा ऑप्शन ए में है आचार संहिता में, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में। तो ध्यान रखना, आचार संहिता तो नहीं पता, लेकिन हाँ भारतीय दंड संहिता जरूर है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू ये, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, कि पुरुष और 13वां प्रश्न है कि पुरुष और स्त्री को परिभाषित करने वाला, पुरुष और स्त्री को परिभाषित करने वाला, पुरुष और स्त्री को परिभाषित किया गया। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि स्त्री और पुरुष की परिभाषा जो है वो आपके 10 में, धारा 10 में दी गई है। आपके धारा किस में दी गई है, 10 में। ठीक है, तो धारा 10 हो गया, जिसमें मैंने कहा था कि किसी भी उम्र के लड़का हो, किसी भी उम्र का हो, वो पुरुष माना जाएगा, और किसी भी उम्र की लड़की हो वो स्त्री मानी जाएगी, धारा 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो दिखाई पड़ रहा है उसमें कहा गया कि सरकार का सेवक, सरकार का जो सेवक है उस किसको बोलेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सरकार का सेवक जो सरकार द्वारा परीक्षा दे के चुना जाए या सरकार द्वारा चुना जाए, सरकार उसको वेतन दे और सरकार ही उसकी नौकरी ले। तो यहाँ क्या आ गया, सरकार द्वारा नियोजित सेवक, सरकार द्वारा नियुक्त धारा ऑफिसर, उक्त ए और बी दोनों सही। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा कौन सा, ए और बी दोनों सही। ठीक है, ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका ये आंसर हो जाएगा, उक्त ए और बी दोनों सही। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर लोक सेवक है। तो चूंकि ये चीज़ उन्होंने कही है कि लोक सेवक है, तो लोक सेवक की परिभाषा आईपीसी किस धारा में दी गई, धारा 21 में, धारा 22 में, धारा 23 में, धारा 24 में। तो देखो मैंने आपको बताया था कि धारा 21 में परिभाषा दी गई है लोक सेवक की, धारा 22 में आपकी परिभाषा किसकी दी गई है, आप मुझे जल्दी से आप बता सकते हो कि धारा 22 में किस चीज़ की परिभाषा दी गई है और 23 में किस चीज़ की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो धारा 21 में परिभाषा दी गई है हमारी लोक सेवक की, धारा 22 में जंगम संपत्ति की, धारा 23 में सदोष अभिलाष सदोष हानि की, धारा 24 में बेईमानी की। तो इसका बच्चों आंसर 15 का क्या हुआ, फटाफट आप लोग बताइए। इसका जो विकल्प, हमारा जो विकल्प हुआ वो धारा 21 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है। क्वेश्चन 16 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है, यही पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं कि लोक सेवक इसमें कौन नहीं है आपका। देखो लोक सेवक के कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कि कौन कौन लोक सेवक है, कौन कौन लोक सेवक नहीं है, इस बारे में आपको बता दूं। तो अकॉर्डिंग टू द आंसर इसमें जो है लोक सेवक हमारा कौन सा नहीं है, जो लोगों की सेवा, इसके अकॉर्डिंग हमारा मंदिर का महंत लोक सेवक नहीं है। आप धारा 21 को थोड़ा सा डीपली पढ़ सकते हो अगर चाहो, वरना कोई ज़रूरत है नहीं, इतना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न पूछा गया कि नगर पालिका आयुक्त क्या लोक सेवक है। जो नगर पालिका आयुक्त है क्या वो लोक सेवक है, तो हम आपको बता दें हाँ वो लोक सेवक है। ठीक है, उसको लोक सेवक के दर्जे में रखा गया। लोक सेवक कौन कौन है वो आप धारा 21 को थोड़ा पढ़ सकते हो। मैं अभी इंस्टाग्राम उस टेलीग्राम पे एक कॉपी की वो शेयर करूँगा क्वेश्चंस आंसर्स, वहाँ आप थोड़ा उसको रीड कर लेना। ठीक है, बाकी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप 1-2 बार PDF देख लो, क्वेश्चन तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाराष्ट्र सहकारी समिति का अध्यक्ष लोक सेवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें पूछा गया, क्या पूछा गया कि महाराष्ट्र सहकारी समिति का अध्यक्ष क्या लोक सेवक है। सहकारी समिति हो गई है एक तरीके से, सरकारी समझ लो, तो लोक सेवक। ठीक है, इस तरह तो ध्यान रखना, यहाँ हाँ और ना में मुझे आंसर देना है, तो यहाँ नहीं। महाराष्ट्र सहकारी समिति का जो अध्यक्ष है वो लोक सेवक के दर्जे में इन्होंने नहीं दिया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि जंगम संपत्ति में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जंगम का मतलब होता है मूवेबल, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। ठीक है, तो ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया, जंगम ना ले जाया जा सके, तो वो जंगम संपत्ति नहीं होगी, स्थावर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मूर्त संपत्ति आता है, चल संपत्ति आता है, वाहन भी आता है। लेकिन 19 का डी है भूबद्ध संपत्ति। अगर भूमि से कोई चीज़ जुड़ी हुई है, जैसे पेड़ है, ठीक है, अगर पेड़ को काट दिया जाए, जड़ से अलग कर दिया जाए,
तो वो चल संपत्ति होगी, वरना वो चल संपत्ति नहीं। तो भूमि से जुड़ी हुई चीज़ें हमारी किस में आती हैं, जंगम संपत्ति के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, अगर भूमि से अलग कर दिया जाए तो वो हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा कि धारा 23 में सदोष अभिलाभ से अभिप्रेत है। सदोष अभिलाभ, तो मैं आपको बता दूं, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ करना, बिल्कुल सही बात है। विधि के विरुद्ध साधनों के द्वारा आप संपत्ति से लाभ कमा रहे हो, जिसका वैध रूप से हकदार कोई और है। लाभ किसी और को मिलना चाहिए था, लेकिन आपने विधि विरुद्ध तरीके से लाभ अपने आप को ले लिया। मैंने आपको पढ़ाया है, आप क्लासेस पहली दूसरी क्लास में देख लेना। ठीक है, उक्त ए और बी, तो इसका आंसर जो है वो ए और बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो सदोष अभिलाभ एवं सदोष हानि का वर्णन। देखो, जंगम संपत्ति धारा 22 में दी गई है, ऐसे ही सदोष अभिलाभ एवं सदोष हानि का वर्णन धारा किस में है, धारा 23 में है। ध्यान रखना, इसका धारा 23 में इन्होंने दी है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, चाहो तो ये क्वेश्चन आंसर आप PDF में टेलीग्राम पे बाद में पूरी दे दूंगा, टेंशन मत लेना, बस इसी से रिवाइज करते रहो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बेईमानी का मतलब क्या है, इन्होंने पूछा है कि धारा 24 में बेईमानी का मतलब क्या है। तो बेईमानी का मतलब शासक कार्य करने से एक व्यक्ति का लाभ हो, दूसरे व्यक्ति को हानि, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर प्रश्नों के आंसर्स उपरोक्त सभी होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आंसर क्या होते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, इस चीज़ का विशेषता ध्यान रखना, इसमें आपका आंसर जो है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कपटपूर्वक परिभाषित है भारतीय दंड संहिता किस धारा में। तो मैंने बताया था धारा 24 में बेईमानी है, धारा 25 में आपका कपटपूर्वक। ठीक है, तो धारा 10 में आपका मैंने बताया था स्त्री और पुरुष के बारे में कहा गया, 12 मैंने पढ़ाया नहीं, तो इसमें धारा 25 आपके कपटपूर्वक के बारे में उन्होंने कहा है। ठीक है, धारा 25। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि धारा 27 में पत्नी, लिपिक या सेवक की कब्जे की संपत्ति उस व्यक्ति की मानी जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर आपकी पत्नी या आपके क्लर्क या कोई सेवक है, उसके कब्जे में अगर कोई संपत्ति है, उसके पास कोई है, तो वो संपत्ति उस व्यक्ति की मानी जाएगी जिसका या जिसकी क्या वो पत्नी है, सेवक है, लिपिक है या उपरोक्त सभी। ध्यान रखना, वह व्यक्ति जिसकी धर्मपत्नी भी है, वह व्यक्ति जिसका सेवक भी है, वह व्यक्ति लिपिक। तो ध्यान रखना, ये चीज़ अगर मान लो मेरी पत्नी पे कोई संपत्ति है तो वो मेरी मानी जाएगी, मेरे नौकर पे जो उसकी देख रेख कर रहा है तो वो मेरी मानी जाएगी, या मेरा क्लर्क मेरी कोई काम कर रहा है वो संपत्ति मेरी मानी जाएगी। तो ध्यान रखना, वही इसमें कहा गया है कि पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे की संपत्ति उस व्यक्ति की मानी जाएगी जिसकी या जिसकी वो पत्नी है, जिसका वो सेवक है, जिसका लिपिक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके जो आंसर है वो डी सही है, यानी जिसका ये लोग में से जो भी है कोई एक होगा। ठीक है, वो एक होगा, पत्नी या। ठीक है, आगे ध्यान, कूटकरण से आवश्यक नहीं है। तो ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन है 25 कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, कूटकरण का मतलब होता है एक जैसी चीज़ें बनाना। तो ये आवश्यक नहीं है कि हूबहू उस जैसा बन जाए। ठीक है, कूटकरण में ये चीज़ नहीं कही गई है कि बिल्कुल एक जैसी कॉपी बन जाए, जरूरी नहीं है। कूटकरण का मतलब होता है एक जैसा बनाने की कोशिश करना। ठीक है, दस्तावेज में आता है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, दस्तावेज में आपका आता है बैंक करार पर दिया गया चेक, डॉक्यूमेंट्स कोई भी हो सकता है जिसका यूज होता है और जिसकी वैल्यू है, मुख्तारनामा, मानचित्र, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ध्यान रखना। तो 26 का डी आंसर है, दस्तावेज, कागज। नेक्स्ट है कि 27 का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उल्लेख भारतीय दंड संहिता की। अगर मैं दस्तावेज की बात करूं तो जो दस्तावेज है वो हमारे धारा 29 में है। कूटकरण की बात करूं तो वो धारा 28 में दिया गया है, 29 में हमारा दस्तावेज दिया गया है। अगर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मतलब दस्तावेज की बात करूं तो वो धारा 29 के काम है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो 27 क्वेश्चन है ये पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मूल्यवान प्रतिभूति की बात करें तो मूल्यवान प्रतिभूति की बात करें, दस्तावेज जो हों या जिसके विधिक अधिकार बने बिगड़े, बिल्कुल सही, उपरोक्त ए और बी दोनों सही हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मूल्यवान धारा 30 में इसका वर्णन किया गया, IPC की धारा 30 में इसका वर्णन है। तो इसमें जो आंसर होगा वो इसके अंदर दस्तावेज भी आते हैं और जिसका विधिक अधिकार, जिससे विधिक अधिकार बने बिगड़े मूल्यवान वो प्रतिभूति होती हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अकॉर्डिंग टू इसके आंसर जो होगा इसका वो आंसर होगा हमारा कौन सा, ए और बी दोनों सही हैं। थोड़ा सा हमको चलाना भी नहीं आता है, तो इसका आंसर ए और बी। ठीक है, तो अब प्रश्न अगला यही पूछ दिया गया कि मूल्यवान प्रतिभूति जो है, तो क्वेश्चन संख्या 29 में कि मूल्यवान प्रतिभूति की व्याख्या जो है वो IPC के किस धारा में है। तो अभी मैंने बताया कि मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा जो है वो धारा 30 में दी गई है। ठीक है ना बच्चों।
मूल्यवान प्रतिबुद्धि की परिभाषा धारा 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 34 भारतीय दंड संहिता का आवश्यक तत्व कौन नहीं है। तो धारा 34 में बताया गया सामान्य आशय के बारे में आपको बताया गया धारा 34 में, और धारा 33 में कार्य के बारे में बताया गया है। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। तो सामान्य आशय यानी उद्देश्य सेम है उनका, सामान्य एक जैसा उद्देश्य है और कई व्यक्तियों द्वारा, तो इसकी बात करी गई है। तो कई व्यक्ति हों, योजनाबद्ध कार्य हो, सामान्य आशय अग्रसर करने में हो, तो इसके बारे में इन्होंने कहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये कहा धारा 34 आईपीसी का आवश्यक तत्व कौन नहीं है। तो देखो कौन नहीं है, तो अप्रत्यक्ष कार्य हो, इनडायरेक्ट कार्य हो। तो कई व्यक्ति भी होते हैं सामान्य आशय में, योजनाबद्ध तरीके से भी कार्य की प्लानिंग होती है और सामान्य आशय को अग्रसर करने में एक निश्चित टारगेट होता है सबका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धारा 44 भारतीय दंड संहिता, मैंने आपको बताया था कि धारा 44 जो है क्षति के बारे में यहाँ इन्होंने कहा गया। क्षति आईपीसी की धारा 44 में क्षति कही गई। क्षति 4 प्रकार से होती है, शरीर की, मन की, पद और ख्याति की, चौथा संपत्ति की। ठीक है, और आईपीसी की धारा 44 में इसका जिक्र किया गया। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग शरीर व मन की हानि बिल्कुल सही, ख्याति और संपत्ति की हानि बिल्कुल सही, ए और बी दोनों बिल्कुल सही। ठीक है, तो 31 का जो हमारा आंसर होगा वो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा सी आंसर होगा, ए और बी दोनों सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि धारा 32 में कहा गया धारा 34 भारतीय दंड संहिता में हर व्यक्ति उत्तरदायी है। तो धारा 34 का मतलब होता है सामान्य आशय, यानी सबका आशय सेम होगा। मैंने आपको बताया कि आप एम्पायर से झगड़ा हो जाए, उदाहरण मैंने क्लासेस में बताया कि मान के चलो हम 4 दोस्त हैं और किसी से झगड़ा हो जाए, किसी एक व्यक्ति से, ठीक है, और हम चारों में से चारों लड़ने लगे उससे, और किसी ने, एक ने डंडा मार दिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने घूंसे मार दिया, तो एक किसी के मारने से मौत हो गया, तो चारों लोग उसके सजा के हकदार होंगे। तो ऐसे ही इन्होंने कहा गया धारा 34 भारतीय दंड संहिता में हर व्यक्ति उत्तरदायी है। किसके लिए? सबके कार्य के लिए, ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर होगा सबके कार्य के लिए। कोई अगर साथ हो, प्लानिंग टारगेट सब सेम है, किसी एक ने भी किया तो उत्तरदायी सब होंगे, ध्यान रखना। और सब कोई भी कुछ भी कर दे, ठीक है। ऐसे ही धारा 33 में इन्होंने कहा है आपका, धारा 34 में कहा कि भारतीय दंड संहिता में आता है। तो भारतीय दंड संहिता मैंने अभी आपको बताया है कि सामान्य उद्देश्य आता है, ठीक है, सामान्य आशय। धारा 34 जो रहेगी वो उसमें सामान्य आपका आशय रहेगा, ठीक है, सामान्य उद्देश्य, ए और बी दोनों सही। तो इसके अकॉर्डिंग 34 सामान्य आशय का जिक्र किया, उद्देश्य, ठीक है, समान उद्देश्य, सामान्य आशय, ये जो भी है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 33 का ए सही है, समान आशय, ठीक है। बट मुझे यहाँ थोड़ा सा डाउट लगता है, लेकिन ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे फिर इन्होंने कहा है सामान्य आशय होगा, ध्यान रखना, उद्देश्य यहाँ पे इन्होंने आंसर नहीं है। ऐसे आगला चलता हूँ, क्या सामान्य आशय तत्काल विकसित हो सकता है? सामान्य आशय, हाँ, मैंने आपको बताया था कि ये अचानक विकसित होता है, कि मैच खेल रहे हैं, एम्पायर ने आउट नहीं दिया, हमारे 11 प्लेयर आउट नहीं, तो हम लोग सब गए बहस करने लगे, वहाँ होते होते झगड़ा हो गया, एम्पायर पिट गए या कुछ भी हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पे वो अचानक, और तो झगड़ा अचानक ही होते हैं, तो क्या सामान्य आशय तत्काल विकसित हो सकता है? तो 34 का जो आंसर होगा वो ए होगा, और हाँ, तत्काल विकसित होगा। ऐसे ही धारा 35 में कहा भारतीय दंड संहिता की धारा 52 में उपबंधित है। तो मैंने आपको बताया था कि धारा 52 में आपका सद्भाव पूर्वक के बारे में इन्होंने जिक्र किया है, उपबंध है धारा 52 में सद्भाव पूर्वक, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। धारा 52 में इन्होंने उपबंधित है सद्भाव उपरोक्त, यहाँ पे 35 का जो आंसर होगा वो ए होना चाहिए, सद्भाव पूर्वक। 52 के कहा में संशय के बारे में कहा गया है, ठीक है, तो 35 का जो आंसर होगा वो असद्भाव पूर्वक, नम्रता नहीं, ए होगा सद्भाव पूर्वक, ये ध्यान रखना आप। 52 में मैंने पढ़ाया आपको। ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो कौन सा रहता है? भारतीय दंड संहिता में दंड का कौन सा अपबंध नहीं है? देखो, दंड मैंने आपको बताए थे कि पहले 6 प्रकार के होते थे। कौन कौन से? सबसे पहले होता था मृत्युदंड, फिर होता था आजीवन कारावास, फिर होता था काला पानी की सज़ा, फिर कारावास, कारावास में भी 2 पॉइंट बताए गए, सरल और कठोर, फिर होता था संपत्ति, और फिर जुर्माना। लेकिन वर्तमान में 5 प्रकार के दंड हैं, और भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में इनका जिक्र किया गया है। तो वर्तमान में काला पानी की सज़ा नहीं है, तो 5 प्रकार के दंड हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। 36 में इन्होंने पूछा गया कि भारतीय दंड संहिता में दंड का कौन सा अपबंध नहीं है? तो मृत्युदंड भी है, आजीवन कारावास भी है, जुर्माना भी है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 36 का, ऑप्शन के हिसाब से हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? उपरोक्त में से कोई सा भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों? आंसर क्या नहीं होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा रहेगा, इसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में पूर्व दोष सिद्ध के बाद बड़े दंड का उपबंध है? इसमें कहा गया है कि पूर्व दोष सिद्ध के बाद, कहाँ गया, हाँ, पूर्व दोष सिद्ध की किस धारा, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में पूर्व दोष सिद्ध के बाद बड़े दंड का उपबंध है? तो ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है। तो चूंकि मैंने यहाँ ज़्यादा बताया नहीं आपको, मैंने वहाँ क्लासेस में भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पीडीएफ में है क्वेश्चन, तो बस प्रैक्टिस के तौर पे डाल लो कि पूर्व दोष सिद्ध के बाद बड़े दंड की अगर बात करी जाए तो वो आपके आईपीसी के धारा 76 में वहाँ बड़े थे। मैंने थोड़ा सा जिक्र किया पर उसके बारे में मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं। तो धारा 75 में है आपका, इसके बारे में पूर्व दोष सिद्ध के बारे में इन्होंने कहा है। ठीक है, विधि के भूल के कारण या तत्व की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझने वाला व्यक्ति कैसा होता है? क्षमा योग्य होता है, ध्यान रखना। ठीक है, विधि के भूल के कारण या तत्व की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझने वाला व्यक्ति उसको क्षमा योग्य होता है, क्षमा दे दिया जाएगा। ठीक है, 39 में कहा गया कि 39 में बोला गया, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया यहाँ पे कि एक सैनिक अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश पर भीड़ पर गोली चलाता है तो कौन सा अपराध है? देखो, गोली चला रहा है तो एक तो वो गोली चली, मान लो वो मर गया, ठीक है, मान के चलो गोली चलाई मर गया तो हत्या हो गई, लेकिन हत्या तो हुई है पर वो अपराध नहीं है, अपराधी श्रेणी में, क्योंकि वो जो सैनिक है वो अपने अधिकारी के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, समझ रहे हो? तो ध्यान रखना, देखो किसी को भी मारोगे वो हत्या की श्रेणी में आता है, पर ये है अब उस हत्या की आपको सज़ा मिलती है या नहीं मिलती है वो अलग बात है। ठीक है, तो चूंकि हम एक सैनिक है, धारा 76 के अकॉर्डिंग विधि द्वारा आबद्ध और तत्व की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध मानकर किया गया कार्य वो अपराध नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर अगर देना पड़े तो यहाँ थोड़ा अगर मैं आंसर दूँ तो आंसर मैं ए और बी दोनों दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो वह हत्या भी है, हत्या तो है, लेकिन यहाँ हमें छूट मिली है यहाँ उस श्रेणी में, क्योंकि हम ऑफिसर की बात मान रहे हैं तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, 39 का सी था थोड़ा बहुत। इसके बाद बात करते हैं धारा 76 में मैंने आपको बता दिया, तत्व की भूल विधि द्वारा आबद्ध मानकर तत्व की भूल के कारण अगर कोई काम होता है तो वो नहीं अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा 77 में कहा गया कि न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश को भी यहाँ पे छूट मिली है। तो वही कहा कि धारा 77 में क्या उपबंधित किया गया है, तो व्यायुक्त कार्य हो, न्यायाधीश ने किया हो, सद्भाव में किया हो या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, इस अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन में बात करूं, ठीक है, न्यायाधीश द्वारा सद्भाव पूर्वक अगर कोई काम करते हैं तो वहाँ कुछ भी होता है तो वो उस श्रेणी में नहीं आता। ध्यान रखना, तो इसका आंसर उपबंधित, इसका अगर मैं आंसर की बात करूँ तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। धारा 77 में न्यायाधीशों के बारे में कहा गया कि वो अपना न्यायिकता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, सद्भाव पूर्वक, अगर कोई गलती हो भी जाती है तो वो सज़ा नहीं मिलेगी उनको या वो इसके हकदार नहीं है। ठीक है, 41वां क्वेश्चन है हमारा कि का देखता है कि या जो यहाँ पे कि का देखता है कि या जो गा की हत्या का प्रयास कर रहा है और अपने को विधि द्वारा न्यायमुक्त होने का विश्वास करके का ने गा को बचाने के लिए या को पकड़कर जेल भेज देता है तो धारा 79 के तहत उसका कार्य है। तो ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को न्याय से अगर उसको वो अधिकार मिला हुआ है और वो अगर अपना काम कर रहा है और गलती से अगर वो तत्व की भूल के कारण वो भी उसने अगर काम कर लिया और उद्देश्य सद्भावपूर्वक है तो ध्यान रखना वो यहाँ क्षम है, मतलब वो उस क्षमा का हकदार है। ठीक है, मैंने आपको बताया इसका एग्जाम्पल जैसे ये है, मान के चलो कि मैं गली में हूँ अपने, तो उधर से लोग चिल्ला रहे हैं कि चोर 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 चोर। एक चोर भाग के गया, लाल टी शर्ट पहने था, आगे गया, भीड़ थी इतनी ज़्यादा तो मैंने उसके पीछा किया चोर को, तो उसको ना पकड़ के किसी दूसरों को पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ लिया तो बाद में पता चला कि और उसको जेल भिजवा दिया, तो बाद में पता चला कि वो तो चोर था ही नहीं, दूसरा था। तो देखो मेरे को न्याय मत है विधि द्वारा, मतलब ये पता है कोई न्याय मुझे मिला हुआ है कि अगर कोई इस तरीके का चोर करता है तो मैं पुलिस की मदद करूं, मैं उसको पकड़ सकता हूं, ये राइट है। लेकिन तत्व की भूल हमसे हो गई, हमने पकड़ना किसी और को था, किसी और को पकड़वा दिया, तो हम यहाँ क्षमा के हकदार हैं। ठीक है, हम अपराधी नहीं हो गए। ऐसे ही ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो धारा 80 में दुर्घटना कारित होना तब कहा जाता है जब, तो मैंने बताया था धारा 80 में कहा गया कि कोई व्यक्ति पेड़ पे चढ़कर अगर कोई डाली काट रहा है और दुर्घटना बस
वो कुल्हाड़ी का फल टूट के किसी के लग जाता है, वो मर जाता है। तो ध्यान रखना इस स्थिति में भी जो पेड़ डाली काट रहा है वो व्यक्ति सजा नहीं मिलेगी। तो देखो यहाँ इन्होंने कहा कि होना तब कहा जाएगा जब कार्य दुर्घटना और दुर्भाग्य से हो। बिल्कुल बात सही है, यहाँ दुर्घटना होनी चाहिए और दुर्भाग्य उद्देश्य नहीं था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर यही होगा कि कार्य दुर्घटना हुआ, दुर्भाग्यवश हो। देखो वो जानकारी में नहीं करने वाले थे लेकिन वो दुर्भाग्यवश हो गया। दुर्घटना आ रही है ना, दुर्घटना से हुआ, दुराशय आशय का जिक्र नहीं है, ठीक है। 43 में कितने वर्ष के बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है? कितने वर्ष के बालक द्वारा? तो मैं आपको बता दूं 7 वर्ष से कम उम्र का अगर बालक है, 43 का 43 की मैं बात करूं, 7 वर्ष से कम का अगर कोई बालक है तो वो इस सज़ा का हकदार नहीं है, वो अपराधी नहीं माना जाएगा। क्लियर, ध्यान रखना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन 44 की मैं बात करूं तो 44 में क्या कहा गया, ध्यान से आप लोग देखना। 44 में बोला गया, ओके एक मिनट, हाँ ये है 44 कि का कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल अचानक निकलकर निकट खड़े व्यक्ति को लग जाता है तो उसका कार्य है, मैंने अभी आपको बताया, माफ़ी योग्य या दंडनीय या ए और बी दोनों। तो मैंने अभी आपको बताया कि उसका जो कार्य है वो माफ़ी योग्य है, उसको सज़ा नहीं मिलेगी। धारा 80 में इस चीज़ का विशेषता वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, माफ़ी योग्य है उसका कार्य। ओके, कोई डाउट? कैसा है? माफ़ी योग्य, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये धारा मैंने 80 पढ़ा दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था धारा 81। धारा आगे पढ़ते हैं कि का जलयान अचानक ख़राब हो जाता है। जलयान वही इसके बारे में बताया था। और उसकी दिशा नहीं बदलता है तो नाव के 30 लोगों की मौत होती है, और मार्ग बदल देता है तो 2 लोगों की मौत होती है। तो उसका मार्ग बदल दिया तो 2 आदमी मर गए तो अपराध किया। देखो मैंने आपको धारा 81 में बताया था कि जब कभी बड़ी हानि होती है, बड़ी हानि होने को टालने के लिए, बड़ी हानि होने को रोकने के लिए छोटी हानि अगर आप कर भी दे रहे हो तब आप सज़ा नहीं होगी। मैंने आपको बताया था टाइटैनिक मान लो है वर्तमान में, वो जा रहा है, 2000 लोग हैं, अचानक कोई बर्फ़ का टुकड़ा अंदर समुद्र में फंसा हुआ बहुत बड़ा है, मुझे लगा, एक पायलट ने कैप्टन को लगा कि ये टकरा जाएगा, इसमें 2000 लोग मर जाएंगे। तो उसने क्या किया, उसका रास्ता बदल दिया और बगल में एक बोट चल रही थी जिस पे 4 आदमी 6 आदमी चल रहे थे, उसमें टकरा गया। तो वो उन्होंने 2000 लोगों को बचाने के चक्कर में अगर 4 लोग 2 लोगों की मौत भी कर दी तो वो अपराध आईपीसी के अकॉर्डिंग अपराध का दोषी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 45। तो 45 का बी होगा, वो माफ़ी होगा। मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा वो मेरी प्लेलिस्ट पे जाओ, 8 वीडियोस पढ़ी हैं, उनको पढ़ लो, लिख लो, इससे प्रैक्टिस कर लो, और मैं कल के बाद परसों से फिर क्लास कंटिन्यू करूँगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना सभी लोग। तो माफ़ी योग्य होगा। यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, अगला क्वेश्चन 46 की 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ 12 होगा, ये जो लिखा है 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध कब नहीं है। ध्यान रखना, मैंने बताया था 7 साल से अधिक और 12 वर्ष से कम का अगर कोई बच्चा है तो वो अपराध की श्रेणी में तब नहीं आता है। कब नहीं आएगा? जब उसकी समझ देखी जाएगी, क्या वो समझ, उसको समझ है या नहीं भी है, उसकी समझ देखी जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। यानी उसकी समझ देखी जाएगी, समझ का परिपक्व है, समझ परिपक्व नहीं है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि 7 साल से अधिक और 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो उसकी समझ देखा जाएगा कि वो दिमाग समझता भी है अपराधों को या नहीं। तो यहाँ ध्यान रखना, अगर उसकी समझ परिपक्व नहीं है तो वो अपराधी नहीं है, और परिपक्व है तो उसको अपराध माना जाएगा। और इसका जो जिक्र किया गया 7 साल से कम उम्र, वो धारा 83 में, और 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सज़ा नहीं मिलती है, वो धारा 82 में इस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर होगा समझ परिपक्व नहीं है। इससे पहले वाले का आंसर मैंने आपको बताया था, माफ़ी योग्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराधी नहीं है। तो कार्य अपराध नहीं है भारतीय दंड संहिता में किस में दिया गया? तो मैंने आपको बताया था कि विकृत चित्त या पागल व्यक्ति, वो अगर कोई अपराध करता है तो उसको यहाँ छूट मिली है, वो अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा 84 में इस चीज़ का जिक्र किया गया, ठीक है। अपनी इच्छा के विरुद्ध उन्मत्तता में होने वाले व्यक्ति द्वारा, तो मैंने आपको बताया था, शराबियों के लिए बताया था कि अपने इच्छा में, ठीक है। 2 एग्जाम्पल मैंने बताए थे, 86 का और 87 का। 86 में था कि कोई व्यक्ति जो शराब की नशे में है अपनी इच्छा के विरुद्ध
मतलब वो शराब पीना नहीं चाहता था, लेकिन किसी ने पिला दिया या धोखे से पी ली गई या कुछ भी हो गया, और उस दौरान उससे कोई अपराध हो जाता है, जबकि उसका आशय अपराध करने का नहीं था, उससे कोई अपराध हो जाता है, तब उसको यहाँ छूट मिली है। ये अपवादों में चल रहे हैं। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में कहा गया अपनी इच्छा के विरुद्ध उन्मत्तता का मतलब शराब की स्थिति में होने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। तो ध्यान रखना, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। ये इच्छा के विरुद्ध अगर मैं बात करूं तो ये धारा 85 में आएगा आपका, ठीक है। यानी आपका आशय नहीं है, इच्छा नहीं है आपकी, लेकिन विकृत व्यक्ति द्वारा तो 84 में हो ही गया, अपनी इच्छा के विरुद्ध 85 में हो गया। और अगर आप शराब पी कर आए हो और आपको पता आज पत्नी को कूटना है, पीटना है बहुत ज़्यादा, वो जानबूझकर शराब पी के आए हो, तो वो धारा 86 में इस चीज़ का जिक्र किया गया, वहाँ आप अपराधी माने जाओगे। चलिए, धारा 87 के अनुसार, यहाँ धारा 87 के अनुसार मैंने आपको बता दिया कि का और या की सम्मति से कुश्ती या पट्टेबाजी का आयोजन होता है, का को चोट लग जाती है तो या किस दंड का भाग। ध्यान रखना, जब दो लोग या दो कोई खेलों में आपसी सहमति हो जाती है और सहमति के दौरान कोई चोट या कोई भी चीज़ हो जाती है तो वहाँ दंड का भागी नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, 49 का हमारा होगा, किसी दंड का भागी नहीं होगा, समझ गए हो। क्योंकि आपने ऑलरेडी एक दूसरे की सहमति है कि हाँ ऐसा हम लोग करेंगे, चोट वोट लग सकती है, आप दोनों लोग जानते हो। अब धोखे से लग गई खेलते खेलते तो कोई बात नहीं। धारा 50 की हम बात करते हैं, तो धारा 50 की बात करते हैं कि एक शल्य चिकित्सक मरीज की सम्मति से सद्भावपूर्वक ऑपरेशन करता है तो मरीज मर जाता है। देखो, शल्य चिकित्सक मरीज की सहमति से अगर वो उसका ऑपरेशन कर रहा है, इलाज कर रहा है, और अगर मरीज की मौत हो जाती है तो डॉक्टर साहब इसके कोई अपराधी नहीं होंगे। ध्यान रखना, 50 का ए इसका आंसर होगा कि कोई अपराध उन्होंने, डॉक्टर साहब ने नहीं किया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्यों? ऐसे अगर डॉक्टर साहब करें तो वो तो डेली फंस जाएंगे, है ना, सहमति से। ऐसे ही अगर मैं बात करूं संरक्षक द्वारा, यहाँ पे मैं बात करूं संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे में किया गया कार्य अपराध नहीं है। ध्यान रखना, शिशु छोटा बच्चा या जो समझदार बच्चा नहीं है, या उन्मत्त व्यक्ति मैंने बताया था 12 वर्ष से कम का भी, ठीक है, अनमेच्योर बच्चा, संरक्षक से परमिशन के बावजूद व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं है। भारतीय दंड संहिता में कहाँ वर्णित है? तो ध्यान रखना, ये 89 में वर्णन है इस चीज़ का। क्वेश्चन संख्या 51 का ए हो जाएगा। 89 में यहाँ पे अगर कोई संरक्षक से परमिशन लेने के बाद उसके फायदे के लिए कोई कार्य करता है तो वो अपराध नहीं है, ठीक है। या को एक बाघ उठा ले जाता है, कोई या नाम का व्यक्ति है, उसको एक बाघ उठा ले जाता है, का यह जानता है कि बाघ से बचाने के लिए उस पर गोली चलानी पड़ेगी जो या को लग सकती है, गोली या को लग जाती है, कोई अपराध हुआ। ध्यान रखना कि या को एक बाघ ले जा रहा है, का ने देख लिया कि बाघ अगर या को उठा ले गया तो वो या को खा जाएगा, मार डालेगा, तो जो का है बाघ पर गोली चला रहा है या को बचाने के लिए, लेकिन वो गोली धोखे से या को लग जाती है। तो ध्यान रखना, बचाना या को ही था और उसी को गोली लग गई तो उसने कोई अपराध नहीं किया। 52 का हमारा ध्यान रखना ए में रहेगा, उससे कोई अपराध नहीं, वो उसको बचाना चाह रहा था, वो बाघ खा लेगा वैसे भी मर जाते, तो बचाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही मैं 53 की बात करूं तो 53 में इन्होंने कहा है कि 87, 88, 89 के जो 87, 88, 89 के अपवाद कब शून्य जब किया गया कार्य स्वतः अपराध। देखो ध्यान रखना, यहाँ मैं बात करूँ धारा 87, 88, 89 के अपवाद कब शून्य, ये ऑलरेडी स्वतः अपराध हैं। इस चीज़ के बारे में ज़्यादा यहाँ क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ऑलरेडी अपराध की श्रेणी में आते हैं। ध्यान रखना, स्वतः क्या है ये अपराध, धारा 87 का 88, 89 खुद। ठीक है, आगे चलते हैं 54 पे। एक डॉक्टर रोगी को सद्भावपूर्वक संसूचित करता है। एक डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, और वो रोगी को बता रहे हैं कि तुम्हें कैंसर हो गया, ठीक है। एक डॉक्टर साहब हैं, रोगी को उन्होंने बता दिया कि बेटा आपको कैंसर हो गया है और आपकी लास्ट अंतिम स्टेज चल रही है, आप घर पे जाओ, आराम करो और अपने परिवार वालों को भी सूचित कर दो या रिश्तेदार कोई वो बुला लो, कुछ समय उनके साथ बिताओ। तो ये सोच मतलब कि, और उसके साथ अस्पताल में कोई था नहीं, तो डॉक्टर साहब ने उसको इसलिए बताया था कि कुछ समय बचा, आप अपने परिवार के साथ अच्छे से बिताओ। तो डॉक्टर साहब ने तो वो अच्छे के लिए बताया था, लेकिन पता चला कि डॉक्टर उसको सदमा लग गया, वो डॉक्टर को नहीं, मरीज को सदमा लग गया, वो मर गया। तो ध्यान रखना, इस स्थिति में भी डॉक्टर अपराधी नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने अच्छे के लिए बताया था, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट मैं बात करता हूँ धारा 55 पे। तो कोई कार्य अपराध नहीं है जो धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है? तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कोई कार्य अपराध नहीं है
जो धमकियों द्वारा विवश किया जाए। अगर मान लो कि चलो आपसे कोई अगर धमकी दे देकर कोई काम करवा रहा है, ठीक है, मान के चलो धमकी देकर कि आपका ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आपके बच्चे को मर्डर कर देंगे, गला काट देंगे, आप ये काम करो, आप मुझे 20,000 रुपये उसके चुरा के दो, उसके घर में ये चोरी डाका का डाल दो, इस तरीके का अगर कोई धमकी देकर आपसे कोई काम करवा रहा है, ठीक है, और आप पकड़े जाते हो और ये कोर्ट में साबित हो जाता कि आपसे कोई धमकी देकर करवा रहा है काम, तब आप उस चीज़ के अपराधी नहीं होगे। ठीक रखना। तो अगर आपको धमका के डरा के अगर कोई अपराध करवा रहा है तो वो धारा 94 में अपराध विवश किया। तो भारतीय दंड संहिता किस धारा में उपबंधित है? तो धारा 94 में इस चीज़ के कहा गया कि धमकी द्वारा करवाया गया कार्य। ठीक है। डाकुओं की एक टोली लोहार के किसी घर का ताला तोड़ने के लिए विवश किया जाता है, तो लोहार ने कौन सा अपराध नहीं किया? ध्यान रखना। अब डाकू आए किसी लोहार के घर, उसको पकड़ लिया बंदूक के दम पर, राइफल के दम पर, चलो उसका ताला तोड़ो। अब वो बेचारा क्या करे? अब वो नहीं जा रहा तो वो गोली मार देंगे। तो गया, इससे बढ़िया वो चला गया, ताला तोड़ दिया। तो ठीक है, तो चूंकि उसको विवश करके ले जाया जा रहा है, ठीक है, और तो लोहार ने कौन सा अपराध किया? डकैती का कोई अपराध नहीं, उक्त ए और बी दोनों। तो ध्यान रखना, डराकर धमकाकर बंदूक की नोक पर अगर आपसे कोई अपराध करवाया जा रहा है तो आप अपराधी नहीं होंगे। ध्यान रखना, इसका आंसर होगा बी। 56 का वी आंसर है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो 57। ठीक है। आज की पीडीएफ मेरे पास आगे भी है, कल मैं पढ़ाऊंगा। मेरे पास बहुत बड़ी पीडीएफ है। शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट रक्षा का अधिकार किस धारा में वर्णित है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें पूछा गया है कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस धारा में है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 97 में है। धारा 96 में मैंने आपको बताया था, धारा 96 में परिभाषा दी गई है। ठीक है। प्रतिरक्षा में कही गई बातें धारा 96 में है, और धारा 97 में शरीर तथा संपत्ति की सुरक्षा, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 97 में है। ठीक है बच्चों, ये 57 क्वेश्चन थे। कल मैं 55 क्वेश्चन के आसपास और लाऊंगा, तब ये पूरा सेट पूरा होगा आपका। ठीक है। मैं आपको 160 धाराओं आईपीसी की पढ़ा चुका हूँ, 160 धाराएं क्लियर मैं कर दिया हूँ बच्चों। ठीक है। ओके, आप लोगों को मैं 160, आपको मैं कितना 160 धाराएं तो लगभग पढ़ा चुका हूं, कम से कम 160 धाराओं तक मैं क्लियर करा दिया हूं। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे नए जुड़े हैं या अभी जुड़े हैं, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक किया करें, और जो मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है उस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ो, ऑप्शंस को टिक करो, और कमेंट में ऑप्शंस भी देने की कोशिश करो कि ये आंसर हो सकता है, फिर देखा करो। मतलब मेरे आंसर बताने से पहले खुद भी ये चीज़ देखा करो। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना, लाइक करना, और ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूर करना। जो चीज़ जो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ध्यान रखना बच्चों, और जिस बंदे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में।